ने अगर आपके खिलाफ में कोई दहेज प्रताड़ना या घरेलू हिंसा या भरण पोषण या कोई भी मुकदमा अगर फाइल किया है या पुलिस को कोई कंप्लेंट दी है तो पतियों को क्या करना चाहिए अपने बचाव में। नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त आगरा से। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि आपकी पत्नी ने अगर आपके खिलाफ में कोई दहेज प्रताड़ना या घरेलू हिंसा या भरण पोषण या कोई भी मुकदमा अगर फाइल किया है या पुलिस को कोई कंप्लेंट दी है तो पतियों को क्या करना चाहिए अपने बचाव में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, वो ये सोचते रहते हैं अरे पत्नी ने कंप्लेंट दे दी है, कोई नहीं, कुछ नहीं होगा, दहेज का केस है, कोई अरेस्टिंग नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, ये बात सही है कि दहेज के केस में 498 ए के केस में अरेस्टिंग नहीं है, लेकिन 498 ए के साथ में अगर कोई संगीन धारा जुड़ जाती है जिसमें कि अरेस्टिंग है, नॉन अवेलेबल है, कॉग्निएबल है, तो अरेस्टिंग भी हो सकती है। और पति लोग गलतियां करते हैं, वो ये सोचते हैं कि नहीं हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, अरेस्टिंग होनी नहीं है इसमें। ये बात सही है क्योंकि अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मैटर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के मामलों में जो गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। बेसिकली आज बात करने का जो उद्देश्य है वो ये है कि जब पुलिस 161 सीआरपीसी के बयान लिख देती है, पुलिस को उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे साइन कराए, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि पुलिस उसमें साइन करे। 161 सीआरपीसी के बयान के आधार पर ही वो चार्जशीट फाइल कर देती है। लेकिन इन बयानों को अगर अभियुक्त चाहे तो ट्रायल के दौरान में मुकर भी सकता है। जो रेलेवेंसी है जो 164 सीआरपीसी की, वो मजिस्ट्रेट के सामने है। 161 के जो बयान है ना, वो सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी के सामने लिए जाने चाहिए। लेकिन होता क्या है कि आपको सीआरपीसी 41A का नोटिस दे दिया जाता है, एक टाइम दे दिया जाता है कि आप इस टाइम पे थाने में आइए और अपने स्टेटमेंट दीजिए। अधिकांश मामलों में ऐसा होता है कि पुलिस जो है ना, वो पति पक्ष के बयान अपनी मर्जी से लिख देती है क्योंकि उनको चार्जशीट भी फाइल करनी होती है। और जब अपनी मर्जी से बयान लिख देती है, और अपनी मर्जी से बयान क्या लिखती है, अधिवक्ता के मार्फत अपना पक्ष न्यायालय में रखेंगे और इसी के आधार पर वो चार्जशीट लगा देती है। 161 के जो बयान सीआरपीसी के बयान जो है ना, वो आपकी पत्नी और उसके परिवार वाले या उसके जो भी गवाह हैं उनके लिख देती है क्योंकि पुलिस को पता है कि इस पे साइन नहीं होते, साइन नहीं कर सकते। कोर्ट में अगर चार्जशीट जाएगी केस डायरी के साथ में तो केस डायरी की पक्की नकल नहीं ले सकते। उन बयानों के आधार पर ही पूरा ट्रायल चलाया जाता है। अगर ट्रायल चल रहा है और ट्रायल में अगर इन बयानों से कोई मुकर जाता है तो फिर इन बयानों का मतलब क्या हुआ। हालांकि सीआरपीसी 161 के जो बयान है ना, इनके कोई मायने नहीं है। पुलिस के सामने दिया हुआ कोई भी स्टेटमेंट मायने नहीं रखता है। लेकिन 164 सीआरपीसी के जो स्टेटमेंट है, जो मजिस्ट्रेट के सामने जो लिए जाते हैं, वो मायने रखते हैं। तो पति लोग क्या करते हैं कि जैसे ही उनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज हुआ तो वो क्या सोचने लगते हैं कि अरे जमानत करा लो, जमानत करा लो। लेकिन वो अपना बचाव करना भूल जाते हैं क्योंकि अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये कहा गया है कि पति पक्ष है ना, उसके बयान दर्ज करना, उसका पक्ष सुनना भी जरूरी है। अब पक्ष कैसे सुना जाएगा? पुलिस अपनी मर्जी से बयान लिखेगी, जाहिर सी बात सीआरपीसी 162 में 162 में बयान लिख देती है, लेकिन 161 में बयान लेने चाहिए उसको। लेकिन क्या है,
चलो ठीक है, चल जाता है, कोई बात नहीं। पुलिस 161 162 सीआरपीसी करती रहती है और आपके खिलाफ में चार्जशीट फाइल हो जाती है। पति यहां पे सबसे बड़ी गलती करते, पता है, जैसे ही आपके खिलाफ मुकदमा फाइल हुआ ना, आपको उसी क्राइम नंबर पे ना अपने स्टेटमेंट ऑन एफिडेविट आपको भेजनी चाहिए। और एफिडेविट जो है ना वो जिले के अधिकारी के नाम से होनी चाहिए और नीचे उनको फॉरवर्ड करानी चाहिए कि जिस मुकदमे की विवेचना जो अधिकारी कर रहा है उसको आदेशित किया जाए और इसको विवेचना का पार्ट बनाया जाए। लेकिन अमूमन लोग नहीं करते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को ये बात समझाई कि आप अपने एफिडेविट लगाओ, क्योंकि पुलिस पति पक्ष के बयान जो है वो अपनी मर्जी से लिख ही देती है। और बयान कितने लिखती है? सिर्फ एक लाइन में बयान लिखती है कि प्रतिवादी अपना पक्ष न्यायालय में अपने अधिवक्ता के मार्फत रखेंगे और इसी के आधार पे ट्रायल हो जाता है, इसी के आधार पे उस चार्जशीट पे संज्ञान ले लिया जाता है। अगर आप लोग सही डायरेक्शन में अगर चलेंगे, जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे परिवार के 2 लोगों का, 4 लोगों का, 10 लोगों का नाम डाल दिया है एफआईआर में, पुलिस को पैसे दे के नाम निकलवा लेंगे, तो मेरे भाई मैं क्लियर आपको बता दूं कि जो एफआईआर दर्ज है ना, एफआईआर में आपके परिवार वालों के नाम हैं। पुलिस आपसे किसी भी तरीके से कुछ भी करके अगर नाम निकाल भी देती है 2, 4, 5 लोगों के या 1, 2 लोगों के, तो जिसने ये मुकदमा पंजीकृत कराया है उसको अधिकार है कि वो विरोध याचिका न्यायालय में दाखिल करे और उन तथ्यों के आधार पर जिस पे विवेचना की गई है और जो चार्जशीट फाइल किया गया है उस पर वो आपको प्रोटेस्ट कर सके। तो न्यायालय की यहाँ पे जिम्मेदारी बन जाती है कि जिन लोगों के नाम निकाले गए हैं उन लोगों को तलब किया जाए विचारण के लिए। कई ऐसे मामले हैं जिनमें ये सारी चीजें हुई हैं। मैं जो भी वीडियो बनाता हूं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको देता हूं वो प्रैक्टिकल वे में देता हूं जिससे कि आपको फायदा मिले। एफिडेविट कैसे फाइल करने हैं, एफिडेविट का प्रारूप क्या होना चाहिए और किस तरीके से अपने स्टेटमेंट लिखने हैं और किस तरीके से आपको फॉरवर्ड करने हैं। अगर आपके स्टेटमेंट अगर चार्जशीट का पार्ट नहीं बनाए जाते हैं, उन पर विवेचना नहीं की जाती है, तो आप उसको जो कोर्ट जो कॉन्वेनियंस लेती है ना, उस कॉन्वेनियंस ऑर्डर को आप चैलेंज कर सकते हैं कि साहब हमारा पक्ष तो सुना ही नहीं गया, पुलिस ने अपनी मर्जी से लिख दिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो YouTube पर जजमेंट्स के वीडियो देखते हैं, वो ये कहते हैं अरे ये जजमेंट आ गया, ये जजमेंट को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन जजमेंट में क्या है कि जजमेंट बदलते रहते हैं, मेरिट टू मेरिट जजमेंट बदलते रहते हैं। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, ये जजमेंट बदलते रहते हैं। केवल वही जजमेंट काम आते हैं जिन जजमेंट में एडवाइजरी सिस्टम के लिए जारी की जाती है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, घरेलू हिंसा का कोई भी मुकदमा फाइल होता है, आपके लिए जैसे ही सम्मन जाता है ना, आप इंतजार करते हैं। जैसे सपोज आज सम्मन का आदेश हुआ, आज कोर्ट ने आदेश किया कि प्रतिवादियों को सम्मन भेजा जाए, हम इंतजार करते हैं। हमें एक बता दिया जाता है कि भाई अभी सम्मन मत लेना। जैसे ही आप ये सब करने लगते हैं ना, आपका जो लिमिटेशन पीरियड जो है ना 30 दिन का, 90 दिन का, निचली अदालत में जो लिमिटेशन पीरियड जो है ना वो आपका खत्म हो जाता है। आप अगर चाहे तो जो सम्मन आदेश जो है ना उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। किसके आधार पे? डीपीओ रिपोर्ट के आधार पे कि साहब विवेचना नहीं हुई, जांच नहीं हुई, इसमें जुडिक्शन नहीं देखा, बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे ही 125 में भी होता है। 125 में सम्मन का आदेश जारी कर दिया जाता है, लेकिन तलवाना जो लगाया जाता है ना सम्मन फीस के साथ में, वो आपको देखना चाहिए। बात करते हैं 498A की। मुकदमा आपके खिलाफ जब दर्ज होता है ना, आपको अपने स्टेटमेंट लिख के देने चाहिए, एफिडेविट के साथ देने चाहिए, ताकि कि विवेचक जो है ना वो गलत तरीके से आपके बयानों को तोड़ मरोड़ ना सके, आप आगे चल के इसका रेमेडी उठा सके, आप अपने आप को डिस्चार्ज कराने के लिए भी पात्र बन सकते हैं उससे। लेकिन यूट्यूब है, यूट्यूब का जमाना है,
जो सही बातें आपको पता होनी चाहिए उन चीज़ों पे आप मार्क नहीं करेंगे, आप फालतू की चीज़ों पे मार्क करेंगे, गुमराह होंगे, गलत तरीके से इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो सिर्फ आपको नुकसान होगा और आपके परिवार को नुकसान होगा। और आपका परिवार जो है ना वो पूरा फंसा हुआ है। तो ऐसी चीज़ों से बचना है। ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बताने के लिए बैठेंगे तो 2-4 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और सपोर्ट करो यार। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। दुनिया बहुत बड़ी है, हम किसको किसको बचाने जाएंगे। ये मेरी व्यक्तिगत मुहिम है कि मैं सोचता हूँ कि आपको बचाया जाए, आपके परिवार को बचाया जाए। अगर आप लोग अगर वास्तव में अगर पीड़ित है ना तो आप हमें भी सपोर्ट करो। हम भी आप ही जैसे हैं, ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग से हैं। हमने इंजीनियरिंग करियर छोड़ा हुआ है केवल सिर्फ इसी वजह से, इन्हीं पारिवारिक मुकद्दमों की वजह से। मैं भी चाहता तो आराम से अपनी लाइफ जी रहा था। मैं अपने पास गाड़ी, सब कुछ था, अच्छी जॉब थी, सारी चीज़ें थी अपने पास, लेकिन मैंने इस पैसे को अपनाया सिर्फ इसलिए कि आप लोगों की मदद कर सके। आज फाइनेंशियली तौर पे मैं पूरी तरीके से कमज़ोर हूँ। आज होली का त्यौहार था ना, आज अकेले मना रहा हूँ। जेब में 200 रुपये नहीं है हमारे पास कि खुद के लिए खाना मंगा लूँ। तो ये स्थिति है, लेकिन जो माइंड मेकअप किया हुआ है ना मैंने, समय है, सुधरता जाएगा धीरे धीरे करके। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब से हम आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करते हैं कि यार कोई भी मेरा वीडियो देखे तो उसको इतनी हिम्मत आ जाए, यार आपके माँ बाप नहीं रोने चाहिए, आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके जो बुजुर्ग माँ बाप है ना, उनके आंसू गिरते हैं ना तब दुख होता है। क्योंकि मैंने अपने माँ बाप के आंसू देखे हैं, जिन्होंने कभी थाना कोर्ट कचहरी नहीं देखा। हमारे पिताजी राजस्व विभाग में थे, राजस्व विभाग में मेरे पिताजी थे। इन सारी चीज़ों को मैंने देखा, सारी चीज़ें मैंने महसूस करी और इस फील्ड में आया हूँ वकालत के पेशे में। और आज भी अदालतों में जब खड़ा होता हूँ, जो मेरे पास मुकदमे आते हैं, मैं वहाँ ईमानदारी से काम करता हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में बोल रहा है, कौन सीनियर है कौन जूनियर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग मेरा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। क्योंकि मुझे पता है कि भाई अगर हम किसी एक का भी जीवन बचा दिए ना तो मेरा इंजीनियरिंग करियर जो है ना, मेरा स्वार हो जाएगा। मैं समझ जाऊंगा कि मेरी सफलता मेरा इंजीनियरिंग करियर था और आज उसके वजह से आज आप लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। आज तक पिछले 7 सालों का रिकॉर्ड है, मैंने कभी भी किसी को दहेज प्रताड़ना जैसे मामलों में कभी फंसने नहीं दिया। मैंने घर पे बैठ के ड्राफ्टिंग की लोगों के लिए, उनको स्टेटमेंट लिख के दिए कि आपको क्या करना है और कैसे बोलना है। कोर्ट में आपकी अगली तारीख पे क्या प्रोसीडिंग हो सकती है, मैंने उनको सारी चीज़ें बताने की कोशिश की। मैं आपसे छोटा सा सहयोग मांग रहा हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसको आगे तक पहुंचाओ। मैं भी आप ही की तरह हूं, अकेला रहता हूं घर के अंदर। बस मेरी कलम, मेरे पिता की दी हुई शिक्षा और आप लोगों का सहयोग ही मेरे लिए आज काम आ रहा है। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने जो हमें सपोर्ट किया है, जिस फील्ड में आप हमें लेके आए हैं, उस फील्ड में आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आज होली का त्यौहार था, चाहता तो मैं घर चला जाता, अपने परिवार के साथ होली मनाता, लेकिन नहीं, मैं बैठ के लोगों के काम कर रहा था। मैं ये देख रहा था कि अदालतें खुलेंगी तो हमें क्या मूव करना चाहिए, किस तरीके से अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए।
आप लोग अगर हमसे मिलना चाहते हैं ना तो आगरा में मिल सकते हैं, आगरा दीवानी कचहरी मिल सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क कराना है और आपको लग रहा है कि आपका मामला उलझा हुआ है, हम काम करते हैं। पहली बार में मेरी चीज़ें किसी को समझ में नहीं आती, लेकिन जिसके फिर समझ में आ जाती है ना, फिर वो ना वही यूज करता है और खूब पैसे भी कमाता है। और आज हम उसी जगह पे बैठे हुए हैं जिस जगह पे थे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, हमें सपोर्ट करो, आर्थिक सपोर्ट करो, यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करो, ताकि कि हम लोगों को बचा सकें। बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ प्राइवेसियां हैं जो हमें रखनी पड़ती हैं मजबूरी में, क्योंकि अननोन कॉल्स से अब मैं बचता हूं। अगर आप लोगों को कोई बातचीत करनी है, आप लोगों को कोई समस्या है, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, उस पर लिख सकते हैं। धन्यवाद।